नमस्कार दोस्तों, हम रियल एनालिसिस की जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने फील्ड बता दी है, उसकी प्रॉपर्टी सारी हो गई। ऑर्डर एग्जाम्स हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई। आज हम आपको बताएंगे कि जो रियल नंबर है वो एक्सटेंड कैसे करता है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक होगा द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है रियल नंबर का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ाना। तो हमारे पास रियल नंबर का जो सेट है उसमें हम क्या इंक्रीज करें कि ये जो है एक्सटेंड कर जाए, बढ़ जाए। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक प्लस इन्फिनिटिव होता है और एक माइनस इन्फिनिटिव होता है। तो प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव को अगर हम रियल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो यह एक्सटेंडेड फॉर्म दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब कैसे ये वैल्यूज़ जो होती हैं रिप्रेजेंट की जाती हैं, आपको पता है एडिशन होता है ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, और ऑर्डर के रिलेटेड मैंने क्या बताया, ग्रेटर दैन और लेस दैन। इतने ऑपरेशंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब हम इन सभी ऑपरेशन के थ्रू इसको जो है रियल नंबर में ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, सपोज करिए कि हमने जो है एडिशन को उठाया। अब कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर से आप एक एलिमेंट उठा लीजिए ए, इस ए को आपने इन्फिनिटिव में ऐड कर दिया। तो इन्फिनिटिव में अगर इसे हम ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, इन्फिनिटिव आ जाएगी। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई कि ये वैल्यू जो होती है इन्फिनिटिव देता है रिजल्ट। अब इसको चाहे हम इधर से ऐड करें, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से। तो यहाँ राइट से ऐड किए, लेफ़्ट से ऐड किए, तो इसका रिज़ल्ट हमें ये मिल गया। कहने का मतलब अगर हम इन्फिनिटिव को ऐड करते हैं तो हमें इन्फिनिटिव ही मिलता है किसी भी रियल नंबर में। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मेरा रियल नंबर निगेटिव होगा तो क्या होगा। अगर मेरा रियल नंबर निगेटिव भी होगा तो भी अगर मैं इन्फिनिटिव को ऐड करूँगा तो मुझे इन्फिनिटिव ही मिलेगा। ठीक, तो ये एडिशन से रिलेटेड वैल्यू हमें मिल जाती है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्फिनिटिव प्लस का लिए, अगर निगेटिव इन्फिनिटिव लेंगे तो क्या होगा। तो ये निगेटिव इन्फिनिटिव से रिलेटेड अगर हम किसी रियल नंबर में निगेटिव इन्फिनिटिव को ऐड कर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, निगेटिव इन्फिनिटिव आता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर वो निगेटिव नंबर है तब भी निगेटिव ही आएगा, अगर वो निगेटिव नंबर है तब भी वो निगेटिव ही आता है। ठीक, ऐसे देख लो, माइनस ए है और आपने प्लस किया माइनस इन्फिनिटिव, आएगा आंसर क्या, माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, माइनस इन्फिनिटिव प्लस माइनस ए। अब अगर मैं इसका कंक्लूज़न निकालूं तो क्या हुआ, अगर मैं प्लस इन्फिनिटिव किसी भी रियल नंबर में ऐड करूँगा तो हमें चाहे रियल नंबर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका आंसर हमेशा प्लस इन्फिनिटिव ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं किसी भी रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटिव को ऐड करूंगा तो उसका रिज़ल्ट हमें हमेशा क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐड करें प्लस इन्फिनिटिव को या तो रिज़ल्ट प्लस इन्फिनिटिव ही आएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस इन्फिनिटिव को तो हमारा माइनस इन्फिनिटिव ही आएगा, या कहें कि माइनस इन्फिनिटिव ऐड करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माइनस इन्फिनिटिव ऐड करने का क्या मतलब होगा, जैसे ए प्लस माइनस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। तो ये वैल्यू यहाँ पर देखिए डिफ़ाइन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाना चाहिए कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट हमारा हमेशा अगर इन्फिनिटिव ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो
प्लस इन्फिनिटिव है तो आंसर प्लस इन्फिनिटिव आएगा। कोई भी नंबर लीजिए, कोई सेट ऑफ नंबर ले लीजिए, उसमें आपने इन्फिनिटिव ऐड कर दिया। जैसे अगर मैंने 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ पर इन्फिनिटिव कर दिया तो इन सब का रिजल्ट क्या आ गया? इन्फिनिटिव ही आ गया। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि इन्फिनिटिव अगर है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी निकाला जाता है, वहाँ देखिए nth टर्म निकाला जाता है। ठीक है, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ये सब निकाला जाता है। और जब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ते हो जीपी में, वहाँ इन्फिनिटिव की कंडीशन होती है, तो वहाँ पर हम निकालते हैं क्या? a/1 - r समेशन में। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर हम किसी रियल नंबर में इन्फिनिटिव को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस इन्फिनिटिव ऐड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, अगर माइनस इन्फिनिटिव ऐड करते हैं तो माइनस इन्फिनिटिव आता है। ठीक, दूसरा, तो अब देखिए एक मल्टीप्लिकेशन और बचा क्या? डिवीज़न ग्रेटर देन एंड लेस देन। मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन कहता है कि अगर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में से एक आपने नंबर कोई उठा लिया और अब आप मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो ए को अगर आपने इन्फिनिटिव में मल्टीप्लाई किया तो उसका रिज़ल्ट इन्फिनिटिव ही आएगा। अगर आपने ए को माइनस इन्फिनिटिव में मल्टीप्लाई किया तो उसका रिज़ल्ट माइनस इन्फिनिटिव ही आएगा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट हमें दिखना हो अगर ए इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू ए, तो इसका क्या रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा? अगर हमारा ए जो है 0 से बड़ा है तब तो रिज़ल्ट इन्फिनिटिव आएगा। अगर ए हमारा 0 से छोटा है तो रिज़ल्ट हमारा माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटिव कब आएगा? जब ए 0 से छोटा होगा, और प्लस इन्फिनिटिव कब आएगा? जब ए 0 से बड़ा हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। और देखिए अब क्या बचा? डिवीज़न। चलिए डिवीज़न से रिलेटेड देखते हैं। अगर आप ए में इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? 1/0 से होता है, और माइनस इन्फिनिटिव का मतलब -1/0, तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? 0। अगर हम इन्फिनिटिव अपान ए करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा इन्फिनिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है। अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ तो 0 ही रहेगा, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ ए अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव का मतलब आप लेफ़्ट साइड में जाते हो, प्लस इन्फिनिटिव का मतलब आप राइट साइड में जाते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना होता है। अब देखिए अगर मैं इन्फिनिटिव में ही इन्फिनिटिव के रूल्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन का लगाऊंगा तो क्या होगा? अभी ग्रेटर देन से रिलेटेड देख लेते हैं। आप माइनस इन्फिनिटिव लीजिए और कोई रियल नंबर लीजिए तो वह क्या होगा? ग्रेटर देन, मान लेते हैं और रियल नंबर ए है तो ग्रेटर देन होगा, और लेस देन होगा प्लस इन्फिनिटिव से। तो ये भी रिलेशन है कि ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी एक यह एलिमेंट जो होता है इस प्रकार से रियल नंबर के सेट में अरेंज्ड होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ये तो प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव को माइनस इन्फिनिटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो रिज़ल्ट हमारा हमेशा इन्फिनिटिव ही आता है। ठीक है, अगर अब मल्टीप्लिकेशन का निकल गया रूल, अगर हम डिवीज़न के रूल के थ्रू इस वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ कुछ कंडीशंस बन जाती हैं जो क्या दिखाती हैं? वह मीनिंगलेस कंडीशन बनती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव इंटू प्लस इन्फिनिटिव किया होता और यहाँ पर ही प्लस करके प्लस इन्फिनिटिव इंटू माइनस इन्फिनिटिव किया होता तो इसका रिज़ल्ट क्या आता? माइनस इन्फिनिटिव। इसका रिज़ल्ट क्या आता? माइनस इन्फिनिटिव। तो आंसर क्या आता? माइनस इन्फिनिटिव आ जाता। ठीक है, तो ये आंसर माइनस इन्फिनिटिव को दिखा रहा है, मीनिंगलेस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है।
अब मीनिंगलेस की क्या क्या कंडीशंस हैं इनको देख लीजिए कि अगर इन्फिनिटिव से रिलेटेड मीनिंगलेस की कंडीशन हमें जनरेट करना है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, आपको जो है जब इनडिटर्मिनेट की कंडीशन पढ़ाई गई होगी फर्स्ट ईयर में, जब आपको पढ़ाया गया होगा लाप्लास रूल, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, लेकिन लाप्लास रूल से आप डेरिवेटिव निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता था। उसमें क्या करते थे, पहले हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते थे, जो भी x टेंस टू जो भी होता था, तो वहाँ अगर इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव आ जाए तो, या 0 बाई इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव इंटू 0 आ जाए, तो ये सब कंडीशंस मीनिंगलेस की होती थी। यहाँ यही हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो मीनिंगलेस की कंडीशन क्या है, देखिए, तो मीनिंगलेस की कंडीशंस बताती हैं कि अगर हम इन्फिनिटिव में से माइनस इन्फिनिटिव कर दें, सबट्रैक्ट, अगर हम माइनस इन्फिनिटिव में प्लस इन्फिनिटिव को ऐड कर दें, अगर हम 0 में इन्फिनिटिव का मल्टीप्लिकेशन करवा दें, अगर हम इन्फिनिटिव में 0 का मल्टीप्लिकेशन करवा दें, या इन्फिनिटिव अपान इन्फिनिटिव कर दें, तो ये सारी कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मीनिंगलेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही 1 2 3 4 5, ये 5 कंडीशंस हैं, इन पांचों कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म जो आपका रियल नंबर का बनता है सिस्टम में, वह मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम मीनिंगलेस कंडीशन कहते हैं कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, मीनिंग ना होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी कोई वैल्यू रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं रियल लाइन पर। ठीक है, तो रियल लाइन पर इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो पांचों हैं ये आपकी क्या है, मीनिंगलेस हैं। इसे आपको फर्स्ट ईयर में बताया भी गया होगा, मैंने बताया कि डेरिवेटिव निकालने में इनका यूज होता था, लेकिन वहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं थी। तो ये होता है मीनिंगलेस की 5 कंडीशन है, इनको 5 कंडीशंस को आप लर्न रखिएगा। ये देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ फॉर, सम इम्पॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर। देखिए, आपको जो है हायरार्की के रूप में पता होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 S1, ऐसे वैल्यू इनफाइनाइट तक आएगी। दूसरा आपको पता है होल नंबर W से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 3 4 S1। तीसरा हमें क्या पता है, इंटीजर, इसे Z और I से डिनोट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 0 के अब हम लेफ़्ट साइड में चलना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, इसके बाद आता है रेशनल नंबर, इसे हम Q से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q क्या होगा, सच दैट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इंटीजर्स। अगर यहीं पर नेचुरल नंबर लिखा गया होता तो ये डिफिनीशन आपकी फ्रैक्शन की बन जाती। ठीक है, जैसे ऑल फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर बोला जाता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया भी गया होगा कि आर रेशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, नो, बट ऑल फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर। तो कन्वर्सली ट्रू नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो कि सारी जो परमेय संख्याएं हैं वो फ्रैक्शन है, वो भिन्न है, नहीं है, लेकिन सारे भिन्न जो होते हैं वह क्या होते हैं, रेशनल नंबर, परमेय संख्या होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, इसका रीज़न है कि P और Q इंटीजर है, इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, फ्रैक्शन कभी निगेटिव हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ आप किसी 2 व्यक्तियों के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या होता है, 1/2 या 1/3 या 1/4 ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है व्यक्तियों के बीच में, तो यह रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, किसी के पास मान लीजिए अगर 100 रुपया है, 10 लोगों में बांटना है, तो 1/10 होगा एक का हिसाब, तो सबको 10-10 मिलेगा। तो वही यहाँ पर होता है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है,
अब हम करते हैं बात इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर जनरली रूट एक्स में लिखा जाता है और एक्स क्या होता है? इज़ अ पॉजिटिव प्राइम नंबर होता है, पॉजिटिव प्राइम नंबर। ठीक, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर जनरली होता है। वैसे ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे आपको अगर कहा जाए रूट 8 का निकालिए, तो रूट 8 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? 2√2। अब हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नंबर क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इरेशनल में कन्वर्ट हो गया ना। तो चाहे ये कहें कि पॉजिटिव प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा? अगर निगेटिव आ जाएगा तो वह इरेशनल नंबर से चेंज होकर किस फॉर्म में चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये होता है, इन सभी को अगर हम मिला दें, ठीक, तो इन सभी को अगर हम मिला देते हैं तो जो सेट हमारा तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे भी कहा जा सकता है इरेशनल की डिफिनीशन, IR इज इक्वल टू R माइनस क्यू। सेट ऑफ रियल नंबर में से क्यू रेशनल नंबर को निकाल दो तो जो बचा वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर का सेट तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान देने लायक बात है। तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है? और रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कभी ना तो टर्मिनेट हो, ना तो ख़त्म हो, ना तो कभी उसका पैटर्न रिपीट हो। जैसे अगर मैंने लिखा 0.3 बार लगा दिए तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैंने लिखा 0.1 2 3 4 5 ऐसे आता रहेगा तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे जनरल फॉर्म में इरेशनल नंबर को 0.10 फिर 1 लिख दीजिए, फिर 00 फिर 1 लिख दीजिए, फिर 000 ऐसे लिखते चले जाओ। इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे वह आपका रेशनल नंबर, वह आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये जनरल होता है। इसकी वैल्यू आपको क्लास 10th के NCERT में मिल जाएगी, कैसे इसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये इसके क्या है? सारे के सारे सबसेट्स होते हैं रियल नंबर के, और रियल नंबर के सबसेट्स जो होते हैं वो भी रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। उसकी कंडीशन आपको फील्ड के एग्जाम्स में बता दी गई है। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। सो डैट √2 इज़ इरेशनल। हमें दिखाना है सो डैट √2 इज़ इरेशनल। लेट करते हैं कि P/Q इज़ अ रेशनल नंबर। ये P/Q हमारा एक रेशनल नंबर है एंड PQ डू नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि इनका दोनों का कॉमन फैक्टर जो है P एंड Q डू नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 नहीं है। ठीक, और ये लेट एज्यूम करते हैं कि द स्क्वायर ऑफ P/Q इज इक्वल टू 2। तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम P स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 2Q स्क्वायर। ठीक, इसे क्या निष्कर्ष निकला? P स्क्वायर का मतलब क्या होता है? P इंटू P। और हमें पता है कि अगर, और ये 2 क्या है? 2 आपका प्राइम नंबर है। तो अगर आपके पास दो नंबर हैं B इंटू C, और ये नंबर जो है अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं, तो जैसे P इंटू P है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है। और ये अगर इसको P इंटू P के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू C। अगर ये किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है
तो प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो या तो बी वाला डिविजिबल होगा या तो सी वाला डिविजिबल होगा, किसी ना किसी एक तो नंबर उससे डिविजिबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में पी जो होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज डिवाइजर ऑफ पी। नाउ अगर 2 पी का डिवाइज़र है इसका मतलब क्या हुआ, सो पी इज इक्वल टू 2n इस टाइप का होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर पी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्या हो जाता है 2, यहाँ क्या रखेंगे 4n स्क्वायर अपान 2, 2 2 जा 4, 2n स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, क्यू स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर है। इसका मतलब ये भी पी क्यू इंटू क्यू लिखा जा सकता है, 2 इसको डिवाइड करेगा। और मैंने माना है कि यहाँ पर डू नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये मेरे हाइपोथेसिस के जो है कंट्राडिक्शन में रिजल्ट आ रहा है कि यहाँ पर क्या निकला कि 2 इज डिवीज़र ऑफ क्यू। तो 2 जो होगा वो q का डिवीज़र होगा। यहाँ पर क्या निकला, 2 इज़ डिवीज़र ऑफ p। तो दोनों कंडीशन में जब 2 निकल रहा है तो इसका मतलब क्या निकला कि 2 क्या है, इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और जो हमारे हाइपोथेसिस के विपरीत हो रहा है, कंट्राडिक्शन में दिखा रहा है, इससे क्या रिजल्ट निकला कि √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो इससे ये वैल्यू प्रूफ हो जाती है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। कोई भी अगर आपको नंबर ऐसे प्रूफ करना है तो उसको कैसे प्रूफ करोगे, उस नंबर को आप मान लेते हो कि वह आपका p/q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर है, क्यों जिसमें आपको पता है q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और pq क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक, और हम मान लेते हैं यहाँ अगर √3 दिया गया होता तो क्या कहते हैं, pq डू नॉट हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। और लेट करते द स्क्वायर ऑफ p/q इज़, यहाँ पर हम 3 कर लेते और ऐसे ही इसी फ्रेम में रख के लगा देते तो देखते कि वहाँ पर 3 जो है कॉमन फैक्टर बन जाता। और 3 भी क्या है आपको पता है, प्राइम नंबर होता है। तो वो कंडीशन जो होगी कंट्राडिक्शन की निकलती है, और कंट्राडिक्शन की जब कंडीशन निकलती है तो हमारा हाइपोथेसिस वहाँ पर फेल हो जाता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो दिया गया है वही सही है, जो हमने माना था वो गलत है। ठीक।